17 के बाद 2019 पर भी कोई नजर है आपकी? क्योंकि रास्ता तो लोग ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही निकलता है देश की राजनीति का। तो लखनऊ का कोई शख्स हम दिल्ली में देखेंगे? यूपी का कोई ना कोई आप जरूर देखेंगे। वो कौन शख्स होगा? मैं तो चाहूंगा समाजवादी हो। उस समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा होगा? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। आपकी खुद इच्छा लखनऊ में रहने की है या दिल्ली आने की? मेरी इच्छा यह है कि मैं अपना समय पूरा अच्छी तरह गुजारूं और उसी जो सरकार में काम किया उसको लेकर के जनता के बीच में दोबारा जाऊं। अकेले जाना चाहते हैं? फिलहाल तो अकेले ही मुख्यमंत्री हूं, इसलिए अकेले ही जाऊंगा। 2007 में 97 सीटें थी, 2012 में बढ़कर 200 पार कर गई, 2017 में बरकरार रहेगा? एकदम बहुमत मिलेगा सरकार को, पार्टी को बहुमत मिलेगा। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं? कोई गठबंधन नहीं, लेकिन अगर कोई आने वाले समय के लिए कोई गठबंधन करना चाहे तो अच्छी बात है। आने वाला वक्त मतलब 2019। यानी जो पड़ोस में हुआ वैसा कुछ नहीं होगा जो बिहार में महागठबंधन हुआ है? देखिए, आप परेशान होंगे जो पड़ोस में चीज होती है उसको अगर खुद ब खुद कॉपी करेंगे तो। आपने जो कॉपी की बिहार में, वो कॉपी यूपी में भी रहेगी? सही मायने में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले कम्युनल फोर्सेस को हराया, क्योंकि जो पंचायत के चुनाव आए उसमें समाजवादी सबसे आगे थी। उसके बाद बिहार का परिणाम आया। हमारा तो ये है कि हम प्रचार ही नहीं कर पाए कि आखिरकार पंचायत के चुनाव में ये दल बहुत पीछे रह गया। लेकिन बिहार के परिणाम आने के बाद बिहार का परिणाम बड़ा परिणाम था, वहाँ की जनता का बड़ा परिणाम और बड़ा फैसला था। उसके बराबर का ही परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था। उस बड़े फैसले से कुछ सीख मिली? सीख की हमें जरूरत नहीं है, जिन्हें सीख मिली उनसे आप जरूर पूछना। जिन्हें सीख मिली उनके लिए आप शॉक ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का और समाजवादी लोगों का सीधा रास्ता है, हम अपने रास्ते से नहीं हट सकते। हमारा रास्ता सेकुलर है, हमारा रास्ता समाजवादी है। समाजवादी के कुछ नियम कायदे होते हैं? समाजवादी सिद्धांत के नियम कायदे भी होते हैं और समाजवादियों का रास्ता भी साफ होता है। वो कौन सा नियम है जिसमें राज्य में 40 से ज्यादा जिले सूखे हों और आप जस्ट में डूबे हो? समाजवाद ये सिखाता है। मैं चाहता था कि ये बाद में पूछें, लेकिन आप बहुत जल्दी आ गए तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि इस बात को जानना चाहिए लोगों को, और कम से कम आपको जानना चाहिए। क्योंकि जब बुंदेलखंड में मैं गया और जब मैंने 10 लाख पेड़ लगाने का फैसला लिया था, उस समय मैं ये कह करके आया था कि बुंदेलखंड में लगता है कि सूखा ना आ जाए। और अभी हमने ओलावृष्टि का पूरा पैसा बांटा नहीं है क्योंकि चुनाव आ गया है। मैं ये कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में और खासकर बुंदेलखंड के इलाके में आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उनसे ज्यादा किसानों को राहत समाजवादी सरकार ने दी है ओलावृष्टि में, क्योंकि सूखा का नहीं पता था। उस बात को सबसे पहले मैंने कहा, और सबसे पहले घोषित किसने किया? ये कोई किसी ने घोषित नहीं किया, ये सरकार का अपना निर्णय था कि 40 जिलों में सूखा है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है। आपको तारीफ करनी चाहिए मुझे कि मैंने कम से कम निर्णय तो लिया। और सूखे का असर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देगा आपको फरवरी, मार्च में, अप्रैल में जाकर के। इसलिए हमने तैयारी की है। कोई ये कहे कि सरकार ने ही घोषित की है, सरकारी दोषी उसके लिए, हम तो मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं वहां पर कहीं ना कहीं आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। मैं ये आपसे पूछता हूं, सूखा आखिरकार 40 जिले का आपने नाम लिया, घोषित किसने किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इसका मतलब है पुलिस अगर कहे कि चोर हैं, चोरी हो रही है, सवाल वो नहीं है। आप अपने रास्ते से मत हटिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपने सवाल मुझसे पूछा है। आपने ये कहा कि 40 जिले सूखे में हैं और आप जन्मदिन मना रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं, ये 40 जिले घोषित किसने किए थे? किसका फैसला था? क्या मेरे दस्तखत का फैसला नहीं था क्या? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं। आखिरकार तैयारी किसने की? सूखे में परेशान हमारा किसान होगा, सब हमने तैयारी की। भी कहता हूं, देश में किसी प्रदेश ने ओलावृष्टि में किसानों की इतनी मदद नहीं की थी। हम तो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी और मदद करे।
अखिलेश जी, जिस समाजवाद का नाम आप लेते हैं, जिस लोहिया का नाम आप लेते हैं, उनका बैंक बैलेंस तक नहीं था, बैंक अकाउंट भी नहीं था। ये पैसा कहां से आता है जो जश्न मनाते हैं? किसका है ये पैसा? देखिए, मुझे तो ये नहीं पता लगता है कि अगर सैफई में कोई कार्यक्रम हो जाए और जनता के बीच में मैं अपने नेता का और नेताजी का जन्मदिन मना लूं, तो लोग नाराज क्यों हैं या उस पर सवाल क्यों खड़ा करते हैं? ये कोई पहली बार आपने सवाल नहीं उठाया, ये सवाल पहली बार नहीं उठाया सैफई का या समाजवादियों का। देश में केवल नेताजी और समाजवादी जश्न मनाते हैं क्या? देश में कहीं और नहीं मनाया जाता? क्योंकि मैं अपने आपके सवाल का और मैं अपने जवाब का किसी और के जश्न से जोड़ दूं, ये मेरी संस्कृति और मेरा समाजवादी व्यवहार नहीं कहता। कौन कैसे जन्मदिन मनाता है आप बेहतर जानते होंगे, दिल्ली में रहने वाले लोग आप हैं, आप शायद बेहतर समझते होंगे जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। क्योंकि समाजवादियों ने जन्मदिन मना लिया इसलिए बुरा लग रहा है, और उससे भी ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है कि AR रहमान सैफई क्यों आ गए। इससे पहले एक बार और बुरा लगा था, कोई और क्यों सैफई आ गया। हम अपना काम अपने गांव में करते हैं और हमने अपना रास्ता गांव से निकाला है, सैफई से निकाला है। ऐसे कम लोग होंगे और मैं चाहता हूं हर नेता को ये करना चाहिए, कम से कम अपनी जगह को अच्छा करें। और सबकी इच्छा होती है कि अपना गांव अपना घर अच्छा करें। तो समाजवादी हैं हम अपने गांव से शुरुआत करते हैं। मैं वही बात कहता हूं, हमारे जन्मदिन पे तो मनाने पर आपको आपत्ति है, कम से कम आप मुझे धन्यवाद दो कि केंद्र सरकार या और किसी संस्था से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया कि हाँ 40 जिले हो सकता है सूखे की मार खाएंगे, उनकी मदद करनी चाहिए। आपने अच्छा किया AR रहमान का जिक्र कर दिया। AR रहमान मौजूदा वक्त में देश के हालात को लेकर वो भी कह रहे थे कि एक माहौल ऐसा है जिसमें लगता है कि असहिष्णुता है। आपकी भी सहमति है, ऐसा स्थिति है क्या देश में? देखिए, उस सवाल का अगर आप जवाब मुझसे जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से जानना चाहते हैं, तो प्रदेश की जनता ने ऐसी तमाम ताकतों जिसकी वजह से ये बहस छिड़ गई पूरे देश में, बहुत करीब से देखा है चीज़ें। और हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारा जो देश है वो टॉलरेंट है। हमारे देश के लोग आपस में रह सकते हैं, सब बुराइयां खत्म करके रहते हैं साथ। लेकिन देश में किसने माहौल खराब किया? क्यों ये बहस आ गई? ये बहस क्यों आ गई? धर्म परिवर्तन की बहस क्यों आ गई? लव जिहाद की बहस कहां से आई? ये कौन लोग हैं? आपको जानना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। आप AR रहमान साहब या किसी और के नाम पर कोई बात कहें, लेकिन कम से कम आपको उन लोगों की तरफ नजर जरूर रखनी चाहिए जो लोग इस तरह की बहस समाज में और देश में चलाना चाहते हैं। यह सवाल आपसे इसलिए जुड़ा है क्योंकि संयोग से दादरी उत्तर प्रदेश में ही आता है और उस घटना ने ही बेहद मारमत इस तरीके से किया। न्यूयॉर्क टाइम्स हो या इकोनॉमिस्ट हो, और देश के भीतर तो सारा कुछ देखा ही जा रहा था। देखिए, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स को आप मानते हैं, सर हम आज तक कोई मानते हैं, अगर आज तक नहीं इस मुद्दे को उठाया, चलिए छोड़िए इसे, लेकिन वो यूपी में आता है। क्योंकि आपकी नौकरी का खतरा आ गया यहाँ पे, इसलिए आपने आज तक पे आ गए। नहीं, नौकरी का खतरा नहीं आया, फिर आप ये आपकी नौकरी पर खतरा है कि दादरी यूपी में है, आप जवाब नहीं दे रहे। कहना चाहता हूँ, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसकी बुराई सबसे ज्यादा लिखी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसकी सबसे ज्यादा बुराई की है? उत्तर प्रदेश सरकार की बुराई नहीं हुई है, हमारे देश की बुराई हुई है। और देश के जो सर्वोत्तम जगह पर बैठे लोग हैं उनकी बुराई हुई है। मैं समझता हूं दादरी में जो हुआ, मेरे जैसा मुख्यमंत्री हो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो मैं कर सकता था, एक कानून के अंदर रह करके मैंने फैसले लिए और काम किया उसके अंदर। जो दोषी लोग थे उन्हें जेल भेजा है मैंने। और अगर आप जाते हैं, आप दुनिया के पैमाने पर प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, आप गूगल के लोगों से मिल रहे हैं, फेसबुक के लोगों से मिल रहे हैं, केवल हमारा देश नहीं, हमारे प्रदेश नहीं, बल्कि हर देश ये चाहता है उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। तरक्की खुशहाली का रास्ता इन्वेस्टमेंट से है। तो अगर आप चाहते हैं कि कौन सी भाषा कोई क्या बोलेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, अगर उस पर बहस आप करेंगे तो आपके देश का नुकसान होगा। आपको तय करना चाहिए कि कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह की बहस देश में छेड़ना चाहते हैं। सवाल दादरी का नहीं है, सवाल है समाज को बांटना कौन चाहता है।
और बांटने से लाभ किसको है? जब कभी बटेगा समाज तो नुकसान मेरा है, सबसे ज्यादा नुकसान। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा कि कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सेकुलर जब आप होंगे तो सवाल सब तरफ से आप पे उठेंगे। हमने दादरी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप बार बार लॉ एंड ऑर्डर के साथ दादरी को जोड़ रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। जो सरकार को कानून के अंदर कार्रवाई करनी थी, जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूरी मदद की और पुलिस ने उन दोषियों को पकड़ा भी है, जेल भेजा है। एक कानून व्यवस्था का सवाल नहीं था। पुलिस ने कार्रवाई की है। पूरे दादरी के मामले में पुलिस पर उंगली नहीं उठी। फिर सीबीआई जांच से इनकार क्यों? और पार्लियामेंट में जब देश के गृह मंत्री कहते हैं तो फिर खामोशी क्यों? सवाल सीबीआई जांच की जरूरत क्यों है? जो दोषी थे वो पकड़े गए। आखिरकार हम और आप तय नहीं करेंगे सीबीआई की जांच होगी। कोई भी मुख्यमंत्री या देश का मंत्री तय नहीं कर सकता है। जो पीड़ित परिवार है वो तय करेगा कि मुझे जांच कहां से चाहिए, मुझे न्याय कौन दिलाएगा। जो पद पर बैठे हैं वो तय नहीं कर सकते। अखिलेश जी, उन्हें हमारे ऊपर भरोसा है। जो सरकार ने काम किया है उस भरोसे पर वो अभी भी कायम है। अखिलेश जी, लग यही रहा है कि यूपी हो, बिहार हो या दिल्ली हो, अब बीजेपी के लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम करने लगे हो। देखिए, बीजेपी, समाजवादी दो अलग चीजें हैं। हम सेकुलर लोग हैं। उनके सहयोगी लोग एक साथ नहीं रहने देना चाहते किसी को। वो कहो लाउड स्पीकर पर झगड़ा करा दे, वो कहो लव जिहाद का मामला ले आए, वो कहो कहे कि धन परिवर्तन होना चाहिए। उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। गाय की बात उठा दें, क्योंकि मैं आया था, राजू श्रीवास्तव जी ने कहा कि नहा धो करके आए हैं। इनसे पूछो गंगा का हाल क्या है इनके पड़ोस में। वो तो वो लोग हैं, गंगा तो हम भी चाहते हैं साफ हो, लेकिन गंगा का सवाल कहाँ गया? गाय का सवाल कहाँ से आ गया? और उनको भुगतना पड़ा। बिहार में क्यों हारे? क्योंकि दादरी में आपके लोग शामिल थे। बिहार में आपने दादरी का सवाल उठाया, गाय का सवाल उठाया, आपका नुकसान हुआ। कम से कम किसी को सीखना चाहिए तो उन ताकतों को सीखना चाहिए कि देश को ना बांटें, समाज को ना बांटें। प्राइम मिनिस्टर जो बात बाहर कहते हैं, आपके नेता यूनाइटेड नेशन में जाने का जिक्र कर देते हैं, आप उस पर मजा लेते हैं। ये देश जिस दिशा में जा रहा है बहुत सेकुलर है, लेकिन सोशल फैब्रिक्स कहाँ टूट रहे हैं और कहाँ सियासत हो रही है। देखिए, मैं यहाँ हूँ और यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे वो ये बात जानते होंगे कि बदायूं में क्या हुआ था। जब बदायूं में मामला उठा तो क्या यूएन ने नहीं कहा? क्या दुनिया की बड़ी संस्थाओं ने मेरी और सरकार की बुराई नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तब देश कहां था? अगर यूएन सवाल पूछ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, इसमें भारत का भी नुकसान हो रहा है। बदायूं में वो बात थी नहीं, निकली नहीं, जो बात, जिस बात पे आप लोगों ने प्रचार किया था, वो बात ही नहीं निकली। दो गरीब लोग प्यार करते थे, मेला देखने जाना चाहती थी, उसके परिवार के लोगों ने, या जो भी मामला हुआ वो हुआ जाकर के, तमाम वो बातें थी। लेकिन देश में क्या दिखाया गया? तमाम राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व क्या पहुंचा वहां पर, लेकिन वो बात झूठी निकली। क्या यूएन ने कहा कि वो गलत बयान था यूएन का? क्या भारत सरकार या किसी संस्था ने कहा हो कि वो गलत बात थी? तो अगर हम जानकारी देना चाहें दादरी के मामले में हमारे नेता, लेकिन मैंने कहा उस समय भी कि ये कोई व्यवस्था नहीं है लोकतंत्र में। अगर कोई बात है तो हम अपनी केंद्र सरकार से शिकायत करेंगे और माध्यम वो हो सकता है, मैंने उस पर कहा था। मुश्किल यह भी है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कानपुर में एक वक्तव्य देते हैं, मुझे भी भय लगता है, शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। किससे लगता है, क्या लगता है, ये जिक्र नहीं किया गया। लेकिन राज्यपाल भी अगर इस बात का जिक्र यूपी में कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, माननीय राज्यपाल जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं और अगर माननीय राज्यपाल जी को भय लगता है तो मुझे जरूर बताएंगे। मैं अभी 2 दिन पहले भी मिल के आया था, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस तरह का। क्या बात हुई उनसे? मुझे तो नहीं बताया उन्होंने उनसे बात क्या हुई? सब कुछ अच्छा है, उन्होंने तो मुझसे यही कहा। तो उनसे बात हुई क्या आपकी? मेरी जो बात हुई मैं आपको नहीं बता सकता। एक मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब के बीच की बात है, क्योंकि लोकायुक्त का मामला, क्योंकि मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। कई बार वो
हिंदी वाले मामला थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वो इसलिए कई बार कही कुछ जाती है, लिखी कुछ जाती है। नहीं, अब तो कहा जा रहा है कोई लिखेगा नहीं, लोकायुक्त पर भी उन्होंने कुछ आपत्तियां की। जो लोकायुक्त का मामला है, एक व्यवस्था है, एक तरीका है अपॉइंट करने का, हम वो तरीका अपना रहे हैं। अगर उस तरीके में कोई गलती है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। हमने दूसरी व्यवस्था की, वो दूसरी व्यवस्था के लिए नहीं कोई तैयार है। हम करें क्या? चुनी हुई सरकार है, जिम्मेदारी हमारी है लोकायुक्त को अपॉइंट करना। पुरानी व्यवस्था में कुछ लोग सहमत नहीं हैं, उनको नाम से सहमति नहीं थी, मैंने नाम बदल दिया, लेकिन अब व्यवस्था है उसके अपनाएंगे हम। कैसे हो सकता है अपॉइंट? और हम तो चाहते हैं कि जल्दी अपॉइंट हो जाए, उसमें सहयोग सरकार का होना चाहिए। 2012 का चुनाव एक अलग था, 2017 का चुनाव एक अलग होगा, इस पे सहमति है आपकी? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। 2012 में जो आपकी आइडेंटिटी थी और 2017 में जो हो जाएगी वो बिल्कुल अलग होगी। 2012 में जो वादे किए थे, 2017 में वो पूरे कर करके जनता के बीच में मैं जाऊंगा। 2017 में आप अगुवाई कर रहे होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री आप रहे 5 बरस। उस समय वाकई कोई अग्नि परीक्षा है किसी मुद्दों को लेकर, या आप बहुत संतुष्ट हैं? देखिए, लोकतंत्र में और जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो इससे बड़ी कोई परीक्षा नहीं है। और सरकार ने कैसा कामकाज किया है और जनता के लिए क्या किया है, उसका सब कुछ जनता के सामने रखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ये जनता का फैसला होगा कि 2017 में कौन लौटे, इसलिए हम हर तरह की परीक्षा के लिए तैयार हैं। एक महीने पहले 28 अक्टूबर देवेंद्र प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उन्होंने कहा कि स्ट्रगलिंग फॉर एन आइडेंटिटी, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आप को लेकर खुद अखिलेश यादव। मैसेज ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हैं, लेकिन ये स्ट्रगल करते हुए शब्द, और हमने कई मंचों पर सुना कि मुलायम सिंह यादव जी डपट देते हैं, अधिकारियों को तो डपटते हैं, आपको भी डपट देते हैं। देखिए, मैं इस सवाल का कई बार जवाब दे चुका हूं और फिर भी देता हूं। मैं वो लोग अच्छे लोग हैं और खुश नसीब लोग हैं जिनके बुजुर्ग या पिताजी या बड़े परिवार के लोगों ने डांटे। यहां कोई भी इस हॉल में नहीं होगा जो अपने पिताजी से कभी डांट ना खाया हो, अपनी मम्मी से पिटाई ना खाया हो। आप हों शायद तो कह सकते हैं कि आपने कभी डांट नहीं खाई, और मैं वो बात नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है। शायद आप अपने बच्चों को तो जरूर डांटते होंगे। इसका मतलब है राज्य चलाना यानी माँ बाप के नजरिए को ही सबसे आगे रखना। आपने जन्मदिन पिता का मनाया या एक देश के सांसद और नेता का मनाया? कम से कम नेताजी में ये तो है कि जो बात वो घर में कहते हैं वो बाहर भी कह सकते हैं। ये समाजवादी लोग हैं, जैसे घर में वैसे बाहर हैं। ये कहें कि मेरी बड़ाई कर दें मंच पर और घर में मुझे डांटें, या घर में डांटें और मंच पर दूसरी बड़ाई कर दें। अगर कोई कमी है, उन्होंने जनता के बीच में कहा तो हमने उसको माना, उसको स्वीकार किया। इसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए। इसका मतलब है समाजवादी पार्टी आपका परिवार है, आपका परिवार उत्तर प्रदेश है। ये तो आपने बनाया है। अरे हुजूर, आप ही तो बोल रहे हैं, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना। क्योंकि हम तो अपनी पूरी पार्टी को, आप भी तो कहते हैं कि आज तक परिवार है, ये इंडिया टुडे परिवार है, तो हम भी कहते हैं हमारा समाजवादी परिवार है। उसमें क्या गलत कहते हैं हम? तो संघ परिवार और आपके परिवार में कोई अंतर है? देखिए, संघ परिवार तो दूसरा संघ का साथी है, वो हमारा साथी नहीं है। संघ परिवार की दुनिया ही दूसरी है, उसके बारे में हम नहीं सोचना चाहते और ना उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। गांधी परिवार से कोई निकटता? गांधी परिवार के कई बार साथ भी रहा है, कई बार मैं सदन में रहा हूं, एक ही प्रदेश से आते हैं। कहा नहीं जाता है पॉलिटिकल वे में मंचों पर इस तरीके से, लेकिन हमें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत है राजनीतिक तौर पर, उसमें आप लगातार महसूस कर रहे हैं और मंथन चल रहा है कि कहां खोजा जाए, किसके साथ गठबंधन बनाया जाए। इसीलिए आप ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हो जिससे महसूस हो कांग्रेस निकट है, मुद्दों में लेकर बीजेपी के खिलाफ हैं, ओवैसी कहीं ना घुस जाए इसके लिए आपको एक परेशानी है। ये सवाल हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए जो सवाल है व्यक्तिगत, जो मेरे आसपास काम करने वाले जानते होंगे, वो ये जानते होंगे कि मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेसवे जल्दी बन जाए।
मैं कम से कम देश को बता सकूं कि फास्टेस्ट एवर मेड एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है, 324 किलोमीटर का। 2 साल में कभी नहीं बना होगा। इसी तरह मेट्रो है लखनऊ में, जो पहले फेज में बनाना चाहता हूं मैं कह सकता हूं देश की सबसे फास्टेस्ट बन रही होगी। इतनी फास्ट कहीं भी मेट्रो नहीं बनी होगी। मैं चाहता हूं, मैं कह सकता हूं 17 लाख लैपटॉप किसी ने नहीं बांटे, मैंने कम से कम बांट के दिखा दिए। लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड खत्म हो, डिजिटल इक्वलिटी आए। आप बताओ बिना लैपटॉप के कैसे डिजिटल इक्वलिटी लाएंगे आप? मैंने 17 लाख बांट के दिखा दिए। 45 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को मैं समाजवादी पेंशन दे रहा हूं। अमूल की बात थी, कहते गुजरात में सबसे ज्यादा दूध होता है, उत्पादन वहां पर ज्यादा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मदर डेयरी का प्लांट लग गया है, वो हमारे होम टाउन में लगा है। 3 अमूल के प्लांट लग रहे हैं, 20 लाख लीटर प्रतिदिन के प्लांट लग रहे हैं। जानवर बढ़ा दिए, मैंने फ्री किसानों को पानी की सुविधा दे दी। इतने सब स्टेशन कभी नहीं बने हुए, फीडर सेपरेशन का काम कर रहा हूं मैं। लार्जेस्ट एवर मेड ट्रांसमिशन लाइन अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में बन रही है। अभी मैं 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट बिजली का कभी नहीं हुआ होगा कि 2 साल के अंदर लग करके तैयार हो गया हो। कुशाक बजाज का पहली यूनिट चालू हो गई है, ट्रांसमिशन इश्यूज हैं, मैं दूसरी यूनिट बहुत जल्दी चालू करने जा रहा हूं। हरदोगंज में शिलान्यास करने जा रहा हूं। 26 साल बाद कोई जापानीज कंपनी पहली बार आकर के वो टेंडर वो हमारा काम करेगी। तो कोई छोटे काम प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, मैं समझता हूं इन्हीं आधार पर मैं जनता के बीच में जाना चाहता हूं। एम्बुलेंस की इतनी बड़ी इंतजाम किसी प्रदेश के पास नहीं होगा। मैं डायल 100 शुरू करने जा रहा हूं। जैसे इमरजेंसी नंबर दुनिया में दूसरे हिस्सों में है 911-999, वो इमरजेंसी नंबर मैं उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहा हूं। एक बड़ा काम है, बड़ा फैसला है, और वो भी चुनाव से जाने से पहले 1 साल पहले। और मैं कह सकता हूं आने वाले समय में 10 मिनट में पुलिस पहुंचेगी मौके पर उत्तर प्रदेश में किसी कोने में। तो कम से कम ये सरकार कर तो रही है। ये बड़े काम हैं, मैं इन कामों को कर रहा हूं, इन्हीं कामों से जनता के बीच में जाना चाहता हूं। कितने बीपीएल परिवार हैं? संख्या मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन सरकारी आंकड़ा क्या कहता है उत्तर प्रदेश का? सरकारी आंकड़े बीपीएल के अलावा वाली मैं समाजवादी पेंशन की बात कर रहा हूँ। समाजवाद तो सबके लिए आना था ना? नहीं, बीपीएल के लिए तो सुविधाएं हैं, लेकिन बीपीएल में जिन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको मैं ये सुविधाएं दे रहा हूँ। कितने गाँव में बिजली नहीं है? मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे ज्यादा बिजली लगाने का इंतजाम गांव-गांव मैंने किया, और एक किताब बनाई है मैंने। हर डिस्ट्रिक्ट की एक किताब है, किस मजरे में किस तारीख को बिजली लग जाएगी। अभी एक कंपनी 4 जगह का टेंडर पा करके वो काम नहीं कर रही थी, मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, हो सकता है एफआईआर दर्ज हो जाए। तो जो काम स्लो कर रहे हैं, अभी मैं आपको कहूंगा कि एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन में देश के ऊर्जा मंत्री ने बधाई दी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बेहतर एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन किया है देश में। और 2016 के बाद या शुरू के वक्त में मैं 20 से लेकर के 22 घंटे शहरों में बिजली और गांव में 14 से लेकर के 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराने जा रहा हूं। जनरेशन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई थी, पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हो रही है। नहीं, कोई वादा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी? कोई वादा हो सकता है? मैं मुझसे ये करिए, वादा ही आप पूछ रहे हैं, तो मैं वादा कर रहा हूं कि शहरों में 20 से लेकर के 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराऊंगा और 14 से लेकर के 16 घंटे दूंगा एक। इसके अलावा कई स्थान ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। इंडस्ट्री को 24 घंटे हम लोग दे रहे हैं। दूसरा, जितना चाहे वो वाराणसी हो, प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, या कुछ जिलों में और कुछ टूरिस्ट जगहों पर और कुछ बुनकरों की जगह पर मैं बिजली 24 घंटे का इंतजाम करने जा रहा हूं। क्योंकि 5 साल, क्योंकि पीछे की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, उस जमाने की बात नहीं करना चाहता हूं कि जिस जमाने में मैं समझता हूं एक तरह के गांव के अलावा कहीं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश 5 साल पीछे हो गया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं था, लेकिन हाँ, जो 5 साल मुझे मिले, मैंने कितना काम किया वो मैं बता सकता हूं। प्रधानमंत्री ने जो गांव गोद में लिया है ना अखिलेश जी, उसी के बारे में हमने पता किया, रिपोर्ट तैयार की, हमारा रिपोर्टर गया और पहला जवाब था बिजली नहीं आती है। देखिए, एक ने कहा खेत में पानी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री, हम उस गांव के बारे में बोल रहे हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री ने गोद लिया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अगर अपना गांव
लोकसभा के क्षेत्र में लिया है, क्योंकि आप उसका उदाहरण दे रहे हो, मैं दूसरा उदाहरण अपने क्षेत्र का दे सकता हूं। वहां भी बिजली आ रही है, लेकिन जो शहर में वाराणसी में आप पता कर लीजिए 24 घंटे बिजली का काम सरकार कर रही है, और गांव के फीडर्स में 14 से लेकर के 16 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा के सांसदों को एक एक गांव नहीं, कम से कम प्रधानमंत्री जी को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि देश के सब गांव को गोद ले लें। एक गांव गोद ले लिया तो उससे कितना बदलाव आएगा? शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन समय सबके पास लिमिटेड है, समय सीमा सबके पास है। हम तो चाहते देश के गांव सब गोद ले लें। वो हम भी तो ये चाहते हैं कि सैफई जैसा आप भी सबको गोद ले लो। हमने तो बहुत सारे गोद लिए, इसलिए मैंने वो गांव नहीं बताया, क्योंकि आप मुझ पर ये कहते कि आपने अपने पत्नी के गांव में तो बिजली ज्यादा कर दी, प्रधानमंत्री ने जो गांव में गोद लिया उसको बिजली कम दे रहे हो, सवालिया उठा देते। नहीं उठाया नहीं, ये फैक्ट है सर। इटावा में सैफई, ये मैनपुरी फैक्ट है सर, इससे आप कहाँ इनकार करोगे? इसलिए मैंने कहा कि कुछ जिलों में 24 घंटे बिजली आ रही है, जिसमें वाराणसी भी है, आपका लखनऊ है, कानपुर में 22 घंटे है, आपके इलाहाबाद में 24 घंटे है बिजली, वाराणसी में दे रहा हूं 24 घंटे। लेकिन मैं चाहता हूं अगर 24 घंटे में वाराणसी में दे रहा हूं, मेरा कोटा तो बढ़ा है स्टेट का, वो बिजली उत्तर प्रदेश सरकार खरीद करके दे रही है, तो केंद्र सरकार तो हमारा कोटा नहीं बढ़ा रही। नहीं, हम देखिए देश एक चीज समझना चाहता है, आप वाराणसी में बिजली देते हो, गोरखपुर में नहीं दे पाते हो, मुश्किल क्या है? गोरखपुर में भी दे रहा हूँ। गोरखपुर में मैंने एम्स के लिए जगह दी, केंद्र सरकार मना कर रही है कि ये जगह ठीक नहीं है, सड़क रास्ता ठीक नहीं है। हमने कहा जहां तक एम्स आप बनाना चाहते हैं मैं 4 लेन देने के लिए तैयार हूं, आप एम्स बनाइए। इससे पहले एम्स की जमीन 5 साल पुरानी सरकार ने नहीं दी थी, रायबरेली में एम्स नहीं बन पाया, आप जानकारी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि लालगंज में मुझे जगह चाहिए, मैंने कहा लालगंज में मैं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा लालगंज की जगह अच्छी नहीं है, अब मुझे रायबरेली में चाहिए जगह, मैंने रायबरेली में उपलब्ध करा दी जगह, और 1 पैसा सरकार ने नहीं लिया, पूरी मुफ्त जमीन दी। आज उसका परिणाम ये कि एम्स बन रहा है वहां पर रायबरेली में। तो मैं तो चाहता हूँ जमीन मैं दे रहा हूँ, आप एम्स बनवाइए। नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि बार बार अच्छे दिन आएंगे, आप अच्छे दिन लाने के लिए हमें दे क्या रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि बिजली 24 घंटे, कोटा क्या दे रहे हैं? हमारा उत्तर प्रदेश का कोटा कितना बढ़ाया? आपने 73 MP दे दिए प्रदेश ने, लेकिन आपने बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया। और जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने वाराणसी क्यों दिया, एक बहुत बुजुर्ग विधायक भूख हड़ताल पे बैठ गए, वहां पर 3-4 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे, और मैंने उन्हें बुलाया, मैंने उनकी भूख हड़ताल खुलवाई। मैंने क्या चाहते हैं? बोले वाराणसी में आप बिजली दे दो क्योंकि प्रधानमंत्री का लोकसभा का क्षेत्र है। मैंने कहा कम से कम मेरी मदद ये करना कि उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ावा देना। कोटा नहीं बढ़ा, लेकिन मैं 24 घंटे बिजली दे रहा हूँ वाराणसी में, लेकिन मैं इंतजाम बेहतर करना चाहता हूँ। और पिछले 4 साल में मैं उदाहरण पेश कर सकता हूँ, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, इतने बिजली कनेक्शन किसी ने नहीं बढ़ाए होंगे। 50 लाख बिजली कनेक्शन बढ़ा दिए उत्तर प्रदेश से, बड़े प्रदेश में, जहाँ कटिया से भी बिजली लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कहा हम बिजली दे देंगे 24 घंटे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कैसे देंगे बिजली, क्योंकि उन्हें कटिया का पता ही नहीं था कि कटिया कितनी चलती है। बस उन्होंने कहा बिजली दे देंगे। बिजली कैसे दोगे? कटिया से तो नहीं मिलती बिजली, आपको उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं, मुश्किल क्या है? आप फिर आ गए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, मैंने नहीं कहा, आप इस दिशा में मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं जो कर रहा हूं, जो मैंने किया वो मैं कह रहा हूं, मैं भेदभाव का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं, अगर मैं दे रहा हूं तो हमारी भी मदद करें। नहीं, ये प्रेम ही सही, लेकिन आप ही के राज्य में प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी, खुद नेताजी वहीं से आएंगे जिसके लिए उमा भारती भी वहीं है, मायावती भी वहीं है, सब कोई वहीं है। और आप इसी लहजे में कह भी गए कि प्राइम मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, कह गए थे ना? नहीं, मैंने सोच समझ करके कहा, यानी टिके हुए हैं, पूरी समझ के साथ कहा। यानी आप टिके हुए हैं इस बात पे? क्यों नहीं मुझे कहना चाहिए? मुझे कहना चाहिए। वो कैसे गठबंधन कैसे होगा, कैसे बनेगा? अकेले अपने बूते तो हम 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता से समाजवादियों को वापस लाने का अपील और अपने कामों को रख रहे हैं, वो आने वाले समय में उसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार को आपने खारिज किया, लालू जी का साथ आपने, मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मैं किसी को खारिज क्यों करूंगा? आप समझा तो दीजिए, वो कौन सा तरीका है वो दिल्ली आकर बैठे? ये आज गणित नहीं बनेगा, आज की ये बहस नहीं है, ये बहस होगी जब समय आएगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं उसके लिए। राजनीतिक तौर पर जो आपकी मंशा है और सामाजिक तौर पर जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, ये सवाल पूरे देश के सामने है कि हम बार बार आपसे यही पूछ रहे हैं, बीमार ठीक कैसे होंगे यूपी के?
जो गरीब हैं वो कैसी स्थिति सुधरेगी? आप बोल रहे हैं नहीं साहब पैसा आ जाएगा, इंडस्ट्री लग जाएगी, नहीं, पैसा आ जाएगा, मैं ये नहीं एम्स कह लग रहा हूँ, जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा एम्स लगने लगा, सरकार ने मदद की। मैंने ये कहा कि जमीन पुरानी सरकार उपलब्ध नहीं करा रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादियों की बनी, मैंने वहां जमीन दी, फ्री दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर एम्स लगने लगा, बन गया। मैं ये कहता हूं दूसरा एम्स आप गोरखपुर में बनाना चाहते हैं, मैं फ्री जमीन दे रहा हूं, आप बनाना शुरू करिए। लेकिन वो कहते हैं कि रास्ता नहीं है वहां पर ठीक, इसलिए हम नहीं बना सकते एम्स। मैं कहता हूं वहां के लिए मैं 4 लेन सड़क बना करके दूंगा, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैंने केवल उदाहरण दिया, मैंने मांगा नहीं। हम तो ये कहते हैं जो हमारा हक है, जो हमें मिलना चाहिए। मान लीजिए ओलावृष्टि हुई, हम अपने बजट से मदद कर रहे हैं किसानों की, 4,500 करोड़ बांट चुके हैं पैसा। एक सीमा होती है स्टेट के बजट की भी, क्योंकि जब आप अपने बजट से एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, अपने बजट से आप और प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, तो आपका बजट कहां से आएगा? जो वादा किया गया, सदन में जो बात कही गई, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहां से लाएंगे पैसा? तो जो वादा किया गया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक तो देना चाहिए। सहयोग तो आप पार्लियामेंट में सरकार का कर ही नहीं रहे हो। तो ये कोई बात हुई? मैं पार्लियामेंट में नहीं हूं, ये पार्लियामेंट के सदन में तय होता है। जो लोकसभा के सांसद वो तय करते हैं उन्हें सदन में क्या फैसला लेना है। समाजवादी पार्टी जीएसटी के साथ है। हमारा अगर नुकसान होगा, लोग कहते हैं कि नीति आयोग से बहुत लाभ मिलने वाला था, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स चली गई, हमारा 16,000 करोड़ का नुकसान हो गया। फाइनेंस कमीशन ने पैसा बढ़ाया, हमारा 9,000 करोड़ का नुकसान है। जीएसटी लागू हो जाए, मान लो हमारा नुकसान हो जाएगा स्टेट का। आबादी के इतने बड़े प्रदेश में अगर जीएसटी से नुकसान होगा, हम किसी भी बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रदेश की जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, मान नहीं लो, आपकी तरफ से कहा गया ये कि नुकसान होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि नीति आयोग आएगा, उसे स्टेट्स को लाभ मिलेगा। आपने सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स के पैसा हटा दिया, और पैसा हटाने से परिणाम ये हुआ कि 16,000 करोड़ का नुकसान हमारा हो गया। फाइनेंस कमीशन ने हमें जो पैसा बढ़ाया, अगर हम 16,000 करोड़ और 9,000 हटा दें तो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है स्टेट का। तो एज ए सीएम आप क्या देख रहे हैं, किसका जीएसटी ठीक है, बीजेपी का या मोदी सरकार का या इससे पहले कांग्रेस सरकार का? मैं ये कहता हूं कि देश के खुशहाली के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री के बढ़ावा देने के लिए अगर कोई बदलाव आता है किसी तरह का, लेकिन स्टेट्स का नुकसान ना हो, हम ये केवल चाहते हैं। हम आबादी के हिसाब से स्टेट माना जाए, एक स्टेट केवल स्टेट नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश की तुलना किसी और स्टेट से नहीं हो सकती। जो आबादी में कम है, हमारा आबादी के हिसाब से बाजार बड़ा है। तो अगर बाजार हमारा बड़ा है, हमारा उत्पादन भी हो रहा है, तो जो फार्मूला बने, जो व्यवस्था बने, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस इतना सा हमारा कहना है। आप चाह रहे हैं कि जीएसटी और फ्लेक्सिबल किया जाए या कोई भी पॉलिसी? मैं ये कहता हूं जो भी जीएसटी के बाद स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए आपका फार्मूला हो, वो एकदम फेयर हो, और स्टेट्स को लगना चाहिए कि हाँ, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। इसमें क्या खराब मैं कह रहा हूं? तो इसमें क्या गलत कोई मुख्यमंत्री कह सकता है? तो इसका मतलब है जो पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, जो पॉलिटिकल उलझन नहीं चल रही, उसके लिए मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, लोकसभा के सांसद दोषी हैं। हमारे ज्यादा सांसद जिताए होते तो शायद मैं दोषी होता। तो हराए क्यों? वो मामला कुछ और था। क्या चुनाव कम्युनल एज पे लड़ा गया, वो अलग बात थी। वो जनता का फैसला था, हमने स्वीकार किया। 2017 में लेकिन कम्युनल आधार जो नारा दिया था, मैं तो आपसे कहता हूं, उसी दल जिसके सबसे ज्यादा एमपी जीते हैं, मैं तो चाहता हूं कि अच्छे दिन का नारा लेकर के फिर उत्तर प्रदेश में आए। मैं तो चाहता हूं, मैं तो निवेदन करूंगा कि अच्छे दिन का नारा लेकर के तो आए। अब कौन सुनना चाहता है अच्छे दिन? इसलिए नारे नहीं, बल्कि आपके सिद्धांत क्या है, आपका रास्ता क्या है, उससे लाभ होगा। 2017 का चुनाव कम्युनल होने वाला है। 2017 विकास के रास्ते का चुनाव है, खुशहाली जो लोग चाहते हैं उसका चुनाव है। कम से कम हम कह सकते हैं समाजवादी लोग कि उत्तर प्रदेश को एक विकास के दिशा में ले जाने का काम हम लोगों ने किया है। आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कम्युनल लाइन खींची जाएगी, क्योंकि जो लाउड स्पीकर पे झगड़ा कर दें, धर्म परिवर्तन की बात कर दें, लव जिहाद की बात कर दें, आज के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में, ट्विटर के ज़माने में, आप बताइए ट्विटर और फेसबुक के ज़माने पे लोग लव जिहाद की बात कर रहे हो, तो ये तो समझना पड़ेगा समाज के लोगों को। सरसंघचालक ने खुले तौर पर अयोध्या का जिक्र किया, मंदिर का जिक्र किया, बलिदान तक शब्द का इस्तेमाल किया। क्या वो लकीर वही खींची जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। अच्छे दिन के नारे में एक बार तो फंस गए, अब अच्छे दिन वाली बात नहीं चलेगी, और ना वो आपका सवाल चलेगा जो आप कह रहे हैं। वो दिल्ली की बात थी 2012।
और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.